अस्सलाम वालेकुम। लास्ट दिन हम डिस्कस कर रहे थे वर्बल इंटेलिजेंस। हमने पहले 22 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ठीक है बेटा, पहले 22 क्वेश्चन में अगर अभी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी कोई मसला है, इतना सा भी कंफ्यूजन है उसमें, तो आप पूछ सकते हैं। जल्दी करें सर। आप ये बता 25% ऑफ 25 का आपके पास ठीक हो गया। और इसके अलावा कोई मसला है? नहीं है। अच्छा बेटा, 25% ऑफ 20, 25% ऑफ 25। जी बेटा, भाई का क्वेश्चन है कि 25% ऑफ 20। बेटा इसके लिए ना यहाँ पे मैंने 1.5 घंटे का लेक्चर दिया है, हाउ टू फाइंड अ परसेंटेज विदाउट कॉपी पेंसिल कैलकुलेटर। कोई भी मटेरियल जो है ना उसको बगैर यूज़ किए हम कैसे परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने कुछ 4 से 5 ट्रिक्स बताई थी। यहाँ पे जिन बच्चों ने वो लेक्चर लिया उनको तो पता है, जो नए आए इंशाल्लाह उनको दोबारा से लेक्चर मिलेगा। ठीक है, उसमें बेटा ये जो आपके पास क्वेश्चन है ना, इस पे ट्रिक नंबर 3 अप्लाई होती है। वो क्या है? वो ये है कि अगर हमने इस 25% का इस 25 का 25% फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका 10% फाइंड आउट करेंगे। कितना फाइंड आउट करेंगे? 10%। अब 25 का 10% फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि 25 को 10 पे सिंपल डिवाइड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ? 25 को 10 पे करता हूँ डिवाइड। डिवाइड क्या है बेटा? आपको मैंने बताया था कि अगर किसी ऐसे डिजिट को हम डिवाइड कर रहे हो, समझ लें 100 पे डिवाइड कर रहा हूँ मैं, इसको 10 पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो डिवाइड के नीचे जितनी जीरो होंगी ना, हम क्या करेंगे? राइट टू लेफ्ट उतने डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगा दें। ठीक है, अब मतलब 25 को 10 पे डिवाइड करने से इसका आंसर आएगा 2.5। अब देखिए बेटा, 2.5 हमारे पास कितने परसेंट है? 10% है। अगर मैं दोबारा 10% लेता हूं और वो भी कितना होगा? 2.5। ऐसे ही है, मतलब मेरे पास 20% का आंसर कितना आ जाएगा? 5। 10% प्लस 10% इज इक्वल टू 20%, मतलब 20% का आंसर मेरे पास कितना आया गया? 5। अच्छा जी, अब ये आ गया जी 5। अब हमने इसको भी हाफ करना है। क्यों? क्योंकि हमने 5% 20% के अंदर ऐड करना। नजर आ रहा है व्हाइट बोर्ड आपको? ठीक है, अब मैं 2.5 का हाफ करता हूं तो इसका आंसर कितना आएगा? 1.25। ऐसे ही है, अब 1.25 मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूं तो इसका आंसर आएगा 6.25। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। 25% ऑफ 25 इज इक्वल टू 6.25। आगे बात की समझ। ये मैंने सारा बताया था कि कैसे 1% फाइंड आउट करना है, 20%, 75%, सारे तरीके हैं। वो बेटा जब आप लोग वो लेक्चर सुनेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, जल्दी करें। 26 पेंसिलों की कीमत 80 रुपये है। 26 ये आज समझाता। उसके अलावा ये आज के क्वेश्चन में है। उसके अलावा पूछिए, इसके अलावा कोई है? वो लेक्चर आपको दोबारा मिलेगा इंशाल्लाह डिटेल में। वो घंटे 1.5 का लेक्चर है परसेंटेज का, वो डिटेल में समझाऊंगा। जी बेटा कोई और क्वेश्चन? जल्दी करें, है कोई? चलें, क्वेश्चन बोले बेटा। किसके पास है मोबाइल? जी 25 से आगे बोल सर। 22 से ना सीरीज वाले क्वेश्चन है। सीरीज का थोड़ा इंट्रोडक्शन, सीरीज और जो भी हो, तुम क्वेश्चन बोलो। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज 115, 55, 170 आगे 65 आगे 235। अच्छा बेटा, ये हमारे पास एक सीरीज का क्वेश्चन है, इसको हमने कंप्लीट करना है सीरीज को। बेटा इस पे ना 2 कंसेप्ट लाए होते हैं। यहाँ पे 2 कंसेप्ट लगते हैं। कौन कौन से हैं? पहला कॉन्सेप्ट तो हमारे पास ये है कि जब हम 115 के अंदर 55 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 170। ऐसी बात है। इसी तरह हम क्या करेंगे? 65 के अंदर 235 को ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 300। लेकिन बेटा यहाँ पे ना, ये पहली ट्रिक है इसकी। अब दूसरी ट्रिक पे आते हैं। दूसरी ट्रिक बेटा ये है
कि अगर ये 55 है, ठीक है, उसने एक को छोड़ के दूसरा कितने का दिया हुआ है 65, ठीक है, हम एक और छोड़ देंगे और अगला हमारे पास कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ये दूसरी ट्रिक है। अब हमने देखना है दोनों ट्रिक्स लगाने के बाद कि हमारे ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन है। बेटा यहाँ पे जो उसने ट्रिक लगाई है ना, वो ये 10 का गैप है। इसके आंसर में ऑप्शन में 300 नहीं है, इसके ऑप्शन में 75 करेक्ट आंसर है। तो आपने बेटा अपने हिसाब से देखना है कि कौन सी ट्रिक यहाँ पे ठीक है और किसके आंसर सही साबित हो रहे हैं, अपने ऑप्शन को देख के। आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ऑप्शन देखें, ठीक है। अच्छा, आपने ऑप्शन देखे और ऑप्शन देखने के बाद आपको पता चला कि 75 जो है ना वो मेरी दूसरी ट्रिक पे एक्ट हो रहा है, इस पे मैं लगा सकता हूँ ये दूसरी ट्रिक, तो आपने दूसरी ट्रिक यहाँ पे लगा दी। आगे बात की समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, Complete the following series 66, 63, 57. रुको 66, 63, 57, 45 एंड ये। अब बेटा ये क्वेश्चन समझे जरा, उसने 66 दिया है और उसके बाद 63 दिया है, मतलब इन दोनों के दरमियान जो गैप है ना वो कितने का है जी 3 का है, ठीक है। अब उसने 63 के बाद 57 दे दिया है, इन दोनों के बिटवीन गैप कितना है बेटा, कितना गैप है 6 का। आगे आ जाते हैं, 57 है और 57 के बाद 45 है, इनके बिटवीन उसने गैप दिया है 12 का। अब बेटा हमें एक बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आई कि 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, और हम क्या करेंगे यहाँ पे 12 का डबल अगले में से माइनस कर, हर स्टेप पे वो क्या कर रहा है 1 का डबल अगले में से माइनस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 45 आंसर आ रहा है तो 45 का डबल हमारे पास, सॉरी 12 आ रहा है, तो 12 का डबल कितना होगा हमारे पास 24। तो हम 45 में से 24 को माइनस करेंगे तो आई थिंक सो इसका आंसर 21 आता है, ठीक है। तो ये है इसके अंदर कॉन्सेप्ट जी बेटा। नेक्स्ट, या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस सर। अच्छा जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, BEJQ, BEJQ सर, ये ई है, ठीक है। अच्छा बेटा इस क्वेश्चन को जरा समझिएगा। अब देखें उसने पहले दिया है बी के बाद हमारे पास क्या आता है सी, उसके बाद क्या आता है डी, उसके बाद आता है ई, मतलब पहले में उसने कितने का गैप रखा है 2, ठीक हो गया। अब हम इधर आते हैं, ई के बाद हमारे पास आता है एफ, जी, एच, आई, और आई के बाद हमारे पास क्या आता है जे। यहाँ पे उसने कितने का गैप रखा है 4 का, 2 का डबल कितना है 4, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, जे के बाद आता है के, एल, एम, एन, ओ, पी, और उसके बाद आ जाता है क्यू। यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है बेटा 6 का, मतलब अगर हम देखें तो वो 2 के टेबल को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है 2 के टेबल को फॉलो कर रहा है। ये क्वेश्चन आप कहते थे कि सर समझाएं, समझ आ रही है इनकी? पहले में 2 है, नेक्स्ट में 4 है, और उसमें उससे नेक्स्ट में क्या है 6 का गैप है, और हमें जो बात बताई गई है हमने कितने का गैप रखना है बेटा 8 का, और अगर हम 8 का गैप रखें तो मेरे ख्याल में इसका आंसर आता है Z ही आता है, ठीक है, क्योंकि 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 Z नहीं आएगा, इतनी जल्दी आएगा। खैर जो भी है, जो भी आंसर आप देख लें इसको। ये ब्रेक ACFJO, ACFJO जी बेटा। यहाँ पे देखें जरा, इसमें भी हमने सीरीज को, सीक्वेंस को देखना है कि कौन सी सीरीज यहाँ पे फॉलो हो रही है, ठीक है बेटा। ए के बाद बी छोड़ के सी के बाद डी भी छोड़ दिया, ई भी छोड़ दिया, एफ, ठीक है, एफ के बाद जी, एच, आई छोड़ दिया, जे आ गया, जे के बाद के, एल, एम, एन छोड़ के ओ आ गया। अब देखो
यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, और हमने कितने का गैप रखना है बेटा? 5 का। ओ के बाद 5 लेटर को गिन लें, जो 5वां लेटर हमारे पास बनेगा वो इसका करेक्ट है। ठीक हो गया? कोई मसला यहाँ तक? बेटा ये आप साथ साथ नोट करते रहो क्योंकि आपको फिर भूल जाते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। LMN और से पहले डैश है। ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है। इसके बारे में कौन बताएगा? इसको आता है वो जरा हैंड रेज करे सिर्फ। यार तने ये कॉम्पिटेंस चेक। ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन। हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? बैठ जाओ। इसका क्या आंसर है बेटा? बस उसने सिंपल अल्फाबेट की सीरीज को फॉलो किया, KLMN। ठीक है, तो इसमें कोई गैप नहीं है। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलो जल्दी करो। बाकी वही पुराने बोलते रहो सारे बोलो, सारे बोलो। बेटा न्यू नहीं बोलने, सारे बोलो, सारे बोलने सर। सारे बोलो। If fourth day of month is Sunday, then 19th will be. बेटा वही क्वेश्चन, फोर्थ डे इज संडे, 19th डे विल बी। अब एक जुगाड़ है और एक तरीका इंसानों वाला। जुगाड़ क्या है? वो ये है कि अगर चौथा दिन वो आपको बताए और 19वां पूछे, तो जो चौथे को दिन होगा उससे अगला दिन 19वें को होगा। मतलब अगर वो ये क्वेश्चन 2-3 दफा आता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। अगर फोर्थ डे वो दे रहा हो और 19th डे पूछ रहा हो, तो जो 4 को होगा ना उससे अगला 19th को आपने बता देना। ये है जुगाड़। और इसका तरीका जो है वो ये है कि 4 + 7 = 11। हमारे पास 11 को भी क्या होगा? संडे होगा। हम क्या करेंगे? 4 में 7 को प्लस करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम 11 के अंदर अगेन 7 को प्लस करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 18। मतलब 18 को भी हमारे पास क्या दिन होगा? संडे। अगर 18 को संडे है तो 19th को कौन सा दिन मान गया जी? मंडे। तो ये क्वेश्चन जिस तरह से आया ना, ये तकरीबन 2 दफा आता है, 3 दफा इस तरह। तो बेटा टाइम बचाने के लिए इसको याद कर लें कि फोर्थ डे को जो दिन वो दे, 19th को उससे अगला दिन हो। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख लें। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। Parents send their children to school. हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन बच्चे अक्सर गलती करते हैं। To get knowledge. पेरेंट्स To socialize with others. send their children Well. To grow well. to school। Knowledge in the वालिदैन बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? ऑप्शन बोलो जरा। पहला To gain knowledge. जी To groom well. To socialize with other children. To know basic life skills. जी बेटा, पहला है टू गेन नॉलेज। हम क्या करते हैं? ज़्यादातर ये लगा देते हैं, हालांकि ये गलत है। बस बेटा नॉलेज गेन करने के लिए यूट्यूब बड़ी पड़ी है। आ रही है समझ? नॉलेज गेन करने के लिए किताबें बड़ी पड़ी हैं। घर में बैठ के भी आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। स्कूल वो जगह नहीं है जिसपे सिर्फ हम नॉलेज गेन करने के लिए सिर्फ का मतलब समझ रहे हैं ना? मतलब नॉलेज तो गेन करते हैं, लेकिन नॉलेज गेन करने के अलावा भी कोई मैटर है, कोई चीज ऐसी और भी है जो हम वहां से हासिल करने जाते हैं। दूसरा ऑप्शन छोड़ के तीसरा बोलो जरा। To socialize with other children. सोशलाइज विद अदर चिल्ड्रन। वो कह रहा है कि सोशलाइज विद अदर चिल्ड्रन के साथ बैठेगा तो वो सोशलाइज होगा। बेटा वो तो गली में भी ऐसा कर सकता है, गली में भी तो बच्चे होते हैं। ठीक है, स्कूल के अलावा मदरसे भी तो हैं, उन्होंने स्कूल क्यों कहा? उधर भी तो वो सोशलाइज हो सकता है। ठीक है, तो ये भी कोई वैल्यूएबल रीजन नहीं है। आखिरी ऑप्शन बोलो बेटा। To know basic life skills. बेटा बेसिक लाइफ स्किल तो माँ का काम है बच्चे को बताना, टीचर का काम तो कोई और ही है ना। अब जो ऑप्शन ठीक है उस पर जरा तवज्जो करते हैं। वो कहता है टू ग्रूम वेल। बेटा ग्रूम वेल का मतलब है कि बच्चे को हर लिहाज से तैयार करना, उसकी नश्व नुमा करना, उसमें उसको नॉलेज भी देना, ठीक है, उसको सोशलाइज भी करना, उसको बेसिक लाइफ स्किल्स भी बताना। ये सारी की सारी चीज़ें एक ग्रूम वेल में आ रहा है। सारे ऑप्शन एक में आ रहे हैं। यूँ समझे जो ग्रूम वेल है ना, उसका मतलब है ऑल ऑफ दीज। तो अब मुझे बताएं, आप ऑल ऑफ दीज सिलेक्ट करेंगे या टू गेन नॉलेज सिलेक्ट करेंगे? To gain ऑल ऑफ दीज, जाहिर सी बात है।
क्योंकि वो ग्रूम वेल हो रहा है, हर लिहाज से उसकी नश्वनुमा हो रही है, ठीक है। वो बेसिक लाइफ स्किल भी सीख रहा है, वो नॉलेज भी गेन कर रहा है, और इसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, बेसिक स्किल्स भी आ रही है उसके पास। मतलब ये है कि वो हर लिहाज से ग्रूम हो रहा है, उसकी ग्रूमिंग अच्छी हो रही है। ये वाला ऑप्शन अक्सर तो यही होता है, अगर ना हो तो फिर वो कोई और ऑप्शन देगा, बाकी तीनों खैर नहीं है। वो जिसकी जगह पे जो ऑप्शन दे वो आपने देख लें, ठीक है। बाकी तीनों बेटा बराबर सीक्वेंस से आ रहे हैं, उनमें हम एक को छोड़ के दूसरे को देख के तो लगता है ये ठीक है, आ रही है ना समझ। तो हर ऑप्शन हमें बाकी ठीक लग रहा है, इस पे हम फोकस ही नहीं करते ग्रूम वेल वाले, आ रही है समझ। तो इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ग्रूम वेल है। वी बॉयल मिल्क है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो, वी बॉयल मिल्क है? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वी बॉयल मिल्क, हम दूध उबालते हैं क्यों? हाँ, ऑप्शन बोलो जरा। Hot milk tastes good. अच्छा, It kills germs. अच्छा, It will help to preserve for longer time. अच्छा। For making yogurt. पहला है बेटा हॉट मिल्क या बॉयल मिल्क टेस्ट गुड, कह रहा है कि जो उबला हुआ दूध होता है ना उसका जायका बड़ा मजे का होता है। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इट किल जर्म्स, ये जरासीमों को मारने के लिए हम करते हैं। तीसरा है कि हम दही बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और क्या ऑप्शन है? It will help हाँ, to preserve for इसको longer लॉन्ग time. टाइम के लिए प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेटा अगर आपको याद हो सेकेंड ईयर की इंग्लिश में ना आपने लोइस पास्टर के नाम से एक हीरोज में लेसन पढ़ा, उसमें पढ़ा था आपने कि जब वो उसने बॉयल करने का मेथड इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था ना, उसके पीछे बेसिक रीजन यही थी कि दे वांट टू किल द जर्म्स, वो जरासीमों को मारना चाहता था, क्योंकि उन दिनों बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। और उसने ये पता लगाया कि उन बीमारियों की रीज़न क्या है। उसे पता चला कि बीमारियों की रीज़न छोटे छोटे जर्म्स हैं, जरासीम हैं, जो इंसान की बॉडी में पाए जाते हैं और वो बीमारियां फैलाते हैं। अब उनको मारने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए उसने पता लगाया कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ से वो जर्म्स इंसान तक ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, पहुँच रहे हैं। उसने कहा कि दूध है, जो जानवरों का दूध इंसान पीते हैं, वहाँ से ये जर्म्स जो है ना इंसानों तक जाते हैं और बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं। उसने क्या किया, उसने दूध को उबालने का तरीका बनाया। उबालने से उसने देखा कि जरासीम रहे तो दूध के अंदर लेकिन मर गए, किल हो गए। अब मुझे बताएं कि इसमें जो वैल्यूएबल रीजन वाला आंसर है वो कौन सा होगा? कि दही बनाने के लिए हम उबालते हैं दूध को, ठीक है। मे टू किल जर्म्स, इसका जो वैल्यूएबल रीजन है, इसकी जो एक अथेंटिक रीजन है आलमी सतह पे माने जाने वाली, वो क्या है? टू किल जर्म्स है, ठीक है। ये गलती नहीं कर देने के हॉट मिल्क टेस्ट गुड, उबला हुआ दूध का जायका अच्छा होता है, ठीक है, ये गलती नहीं है। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। A train speed is twice as that of car. बस कर दो। अच्छा बेटा वो कह रहा है, ये अगले दिन भी शायद मैं समझा रहा था ये क्वेश्चन। वो कह रहा है कि एक ट्रेन की जो स्पीड है ना वो कार से डबल, ठीक है। एक ट्रेन की स्पीड कार से डबल है। मतलब क्या? अगर कार 60 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में रख दो, एक घंटे में अगर वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर रही है एक ट्रेन, तो कार क्या करेगी बेटा? 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब जितना ट्रेन का है उतना उससे हाफ होगा। या दूसरे लफ्जों में आपको इधर समझ नहीं आएगी, मैं ये कहता हूँ कि एक कार जो है ना वो 30 किलोमीटर एक घंटे में तय कर रही, तो ट्रेन उससे डबल करेगी, मतलब वो कितना तय करेगी? 60। ऐसी बात है। अब वो यहाँ पे पूछ क्या रहा है? वो कहता है कि जो ट्रेन की स्पीड है वो कार से डबल है। अब वो ट्रेन के बारे में बताता है कि ट्रेन जो है ना वो 140 किलोमीटर, सॉरी कार जो है वो 140 किलोमीटर एक घंटे में तय कर रही है। तो बताएं ट्रेन आधे घंटे में कितना डिस्टेंस तय करेगी? जी, जिनको पता है वो चुप रहे हैं, जिनको नहीं पता वो बताए। जिन्होंने मतलब पहले समझा हुआ है वो चुप रहे। वो आइडिया आ रहा है? नहीं आ रहा? अच्छा, एक बात समझाता हूँ। उसने क्या कहा? उसने कहा कि जो कार की स्पीड है ना ट्रेन की उससे डबल है। अब कार की है 140 एक घंटे में, ठीक है। हम कहते हैं कि ट्रेन की कितनी होगी एक घंटे में? 140 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आ गया? 280। बेटा ये 280 एक घंटे में है उसकी स्पीड,
लेकिन वो पूछ रहा है आधे घंटे में। तो क्या करेंगे, इसको दोबारा 2 पे डिवाइड कर देंगे और घूम फिर के आंसर फिर 1/40 आ जाएगा। कॉमन सेंस है बेटा, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है। कॉमन सेंस क्या है कि अगर वो घंटे में 140 कर रहा है तो आधे घंटे में वो उतना ही तय करेगी, क्योंकि उसकी स्पीड डबल है उससे। उसकी स्पीड क्या है, डबल है उससे। तो जाहिर सी बात है, अगर वो 140 किलोमीटर घंटे में तय कर रही है तो ट्रेन क्योंकि उससे डबल स्पीड तय करती है तो वो तो आधे घंटे में वो सफर तय कर लेगी। कैलकुलेशन का तो यहाँ पे कोई खाता ही नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं यकीन आ रहा मुझ पे तो इसलिए मैंने कैलकुलेशन कर। अब आगे समझ इसकी, कोई मसला इस क्वेश्चन में नहीं है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर एनालॉजी का क्वेश्चन है, बैट सी अच्छा स्नैक। ठीक हो। जी बेटा, वो कह रहा है बैट चमगादड़, देखी हुई है। वो कहता है कि चमगादड़ जो है ना वो देख सकती है। हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में जो हमारे पास बैट है ना उसकी आंखें नहीं होती। लेकिन ये नहीं है कि वो अंधी है, इसको हम ये नहीं कह सकते। लेकिन वो इंसानों वाला जिस तरह हम इंसान आंखों से देखते हैं ना, वो आंखों से नहीं देखती। वो एक और तरीका इस्तेमाल करती है। वो कौन सा है बेटा, उसकी आंखों की जगह पे ना एक खास किस्म की रेज निकल रही होती है। ठीक है, अब वो जब उड़ रही है वो रेज जाके आगे जो भी चीज आएगी उससे टकराएगी, टकरा के वापस उसकी तरफ आएगी। उसको पता चल जाएगा कि आगे कोई जिस्म है, वो टर्न कर जाएगी। टर्न करने के बाद इधर जाएगी, आगे फिर वो अपनी रेज इस तरह से खारिज कर रही है। कोई चीज आगे आई है, उसके साथ रेज टकराई, वापस उसकी तरफ आई, वो दोबारा टर्न कर गई। बेटा इसको देख के ना इंसानों ने रिडार बनाया था। रिडार क्या है, एयरपोर्ट के ऊपर आपने किस तरह की मशीन देखी होगी जिस तरह घूम रही होती है। उसका काम होता है कि जब भी किसी उसकी रेंज के अंदर कोई जहाज आता है ना, एरोप्लेन आता है, तो वो फौरन एयरपोर्ट को सिग्नल दे देता है कि हमारी रेंज में ये फ्लाइट पहुंच चुकी है। वो भी यही काम करता है, अपनी चारों तरफ इस तरह वो रेज फैला रहा है। जब भी कोई एरोप्लेन उसकी रेंज में आता है, उससे रेज टकरा के वापस आती हैं और उसको डिटेक्ट करके उधर सिग्नल देते हैं। अब हकीकत में ऐसा नहीं है कि बैट सी करती है, ये उसने उलट कह दिया। हालांकि चमगादड़ देख नहीं सकती, उसने कहा है कि चमगादड़ देख सकती है। उसने मतलब जो काम चमगादड़ से नहीं होता उसने रिलेशन उसके साथ बनाया। अब हमने क्या करना है, स्नैक सांप, हमने बेटा सांप का रिलेशन उसके साथ बनाना है जो सांप से काम नहीं होता। अब यहाँ पे ऑप्शन है क्रॉलिंग, जंपिंग, बाइटिंग, ये सारे काम सांप करता है। क्रॉल होता है रेंगना, सांप चलता भी रेंग के है। बाइट उसका काम भी काटना है, ठीक है। जंपिंग वो जंप भी कर लेता है। यहाँ पे उसके पास ऑप्शन है हेयरिंग, सांप सुन नहीं सकता, हेयर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो हेयर है कि सांप सुन नहीं सकता। उसने बेटा, अब देखें हमने स्नैक का रिलेशन उस चीज से बनाया, जो उस काम से बनाया जो सांप से नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने बैट का रिलेशन उससे बनाया जो बैट से काम नहीं होता था। यहाँ पे जो वो रिलेशन बनाएगा आपने उधर भी इधर भी वही रिलेशन फॉलो करना। इस क्वेश्चन में कोई मसला, कोई कंफ्यूजन है? देख नहीं सकते और सांप जो है वो सुन नहीं सकता। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। साउंड ऑफ ईगल इज स्क्वीक, ये रखता है, आगे बोलो बेटा। ये याद करना है, हर परिंदा जो है ना इसकी अपनी एक साउंड है, हर की। उसको इंग्लिश में नाम दिया जाता है। चिड़िया, चिरपे, इस तरह के डिफरेंट चीज़ें हैं, उनकी अपनी अपनी साउंड है। अब वो कह रहा है कि ईगल की साउंड क्या है, काब की। तो बेटा याद करने वाली बात, इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो मेरे पास है नहीं कि क्यों है, उसकी स्क्वीक है इसका ऑप्शन। तो ये आप लोग याद कर लें कि ईगल की जो साउंड है ये लाजमी आता है। ईगल की साउंड, वी बॉयल मिल्क, वी पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, ये सारे आप देखेंगे वहाँ पे। खैर अभी तो शायद आपको यकीन ना है, जब आप लोग टेस्ट दे के आएंगे तब आपको यकीन आएगा। आगे बोलेंगे। उसका आंसर नहीं स्क्वीक है हाफ ऑफ 90 डिवाइडेड बाय 90, 9 by 90 अच्छा 1/5। बेटा एक बात सुने मेरी, हाफ को बोलते हैं आधा, ऐसी बात है। हाफ के लिए हम कौन कौन से साइन यूज करते हैं वो जरा देखें। हाफ के लिए हम एक तो इंग्लिश में हाफ लिख लेते हैं, उसके अलावा हम लिखते हैं 0.5 का मतलब भी क्या होता है, हाफ होता है। उसके अलावा हम कहते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब भी क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है। अब
आप लोगों के लिए ना मैं काम करता हूँ। अभी आप लोगों ने कहा है, मेरे सामने ये बात मानी है कि हाफ को हम 1/2 लिख सकते हैं। लिख सकता हूँ मैं, किसी को कोई एतराज़ तो नहीं होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, हाफ को काट के ना यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2। ठीक है, तो मसला है नहीं है। अब सारा मसला इसी हाफ का था इस क्वेश्चन में, उसके पीछे तो रह ही कुछ नहीं गया। क्या मतलब, 9/90, क्या आंसर आ गया, 1/10। क्या आंसर है, 1/10। बेटा 1/10 का हाफ क्या होगा, 1/5। बस यही बात। हमने क्या करना है, 9/90 का जो आंसर आए उसका हाफ फाइंड आउट कर लेना, और वो हमारे पास 1/10 आता है। सिंपल, आपने इनको काट देना है। 1/10 का हाफ कितना हो जाएगा बेटा, 1/5। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। So in a class 1500 students, 1200 are present. ठीक है ठीक है बेटा, एक क्लास है, क्लास के अंदर ना 1500 स्टूडेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत टाइम क्वेश्चन है। अच्छा 1500 स्टूडेंट है टोटल। यहाँ पे मैं वर्ड टोटल लिख देता हूँ। उनमें से ना 1200 स्टूडेंट प्रेजेंट। वो कह रहा है एब्सेंट स्टूडेंट की परसेंटेज बता। बेटा परसेंटेज तो हम तब बताएंगे जब हमें ये पता चलेगा कि एब्सेंट है कि नहीं। पहली सी बात है, ठीक है। और एब्सेंट हमें कैसे मिलेंगे, हम जितने बच्चे आए हैं ना टोटल में से उनको माइनस कर देंगे। 1500 माइनस 1200 = 300। हमें पता चल गया कि 300 बच्चे जो है ना वो आज किसी न किसी बहाने से स्कूल नहीं गए। अच्छा, वो हमें पता चल गया जी, वो हमने लिख लिया 300। अब बेटा हमने 300 की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। दो तरीके, एक तो वो तरीका जो आज तक आप लोगों ने किताबों में पढ़ा, और एक वो तरीका जो बगैर कैलकुलेटर के हम फाइंड आउट करें, जो आपको आसान लगे। किताबों वाला तरीका क्या है, 300 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 2 0 इसके साथ कैंसल। ठीक है, अब आप इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लें तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास उसकी परसेंटेज है। डिवाइड करके बता दूं या कर लेंगे, हो जाएगा 20% आ गया। अच्छा, अब ये तो था किताबों वाला तरीका जो आपने आज तक पढ़ा। अब बगैर कैलकुलेटर के जो मैंने तरीका बताया वो क्या है, उसको देखिए। बेटा हम ये देखना चाहते हैं कि जो 300 है वो 15 का कितने परसेंट बनता है, 1500 का कितने परसेंट बनता है। आ रही है समझ। हम क्या करते हैं, 1500 का 10% फाइंड आउट करते हैं। 1500 का 10% कितना है मेरे पास, 150। अगर 10% 150 है तो 20% कितना होगा, 300 हो जाएगा। मतलब 300 मेरे पास 115 का कितना बन रहा है, 20% बन रहा है। अब ये एक कैलकुलेशन वाला तरीका है और ये एक ट्रिक वाला तरीका है जो आपने वहां पे यूज करनी है, क्योंकि वहां पे तो कॉपी पेंसिल होनी नहीं है आपके पास। आपने क्या देखना है कि टोटल मेरे पास 300 स्टूडेंट बन रहे हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो 300 है वो 1500 का कितने परसेंट बनता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 1500 का 10% फाइंड आउट करते हैं। मुझे ये पता चला कि जो 150 है ना वो तो 15 का 10% बनता है। अगर 150 10% बन रहा है तो 300 20% बन जाएगा। सिंपल सी बात है। साथ में ऑप्शन भी आप देख रहे होंगे, ऑप्शन आपको बहुत मदद करेंगे। आगे बात की समझ। तो इस क्वेश्चन में कोई मसला है तो पूछिए। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। If my brother's sister is your mother. बस। अच्छा, वो ये कह रहा है इफ माई ब्रदर सिस्टर इज योर मदर। बहुत मजे का सवाल। अगर मेरे भाई की बहन, बस इधर ही मैं रुक जाता हूँ। अगर मेरे भाई की बहन, यार उसके भाई की बहन है तो उसकी भी तो बहन है। समझ रहे मेरी बात को। दरअसल वो ये कह रहा है कि जो मेरी बहन है ना वो आपकी माँ है, तो मैं आपका क्या लगता हूँ, अंकल, मामू। मामू। सिंपल सी बात है ना। घुमाया उसने यही है कि माय ब्रदर सिस्टर, अगर मेरे भाई की बहन।
बेटा उसके भाई की बहन है तो उसकी भी तो बहन है ना, उसका कोई और रिलेशन तो नहीं है उसके साथ। तो ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में ऐसे ही घुमाता है, वो तस्वीर की तरफ इशारा करता है और कहता है कि ये जो तस्वीर में बंदा है ये मेरे बाप के इकलौते बेटे का बेटा है और मेरा कोई भाई बहन नहीं है तो उसका अपना बेटा होता है या उसकी अपनी तस्वीर होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन बड़े मज़े के आते हैं। खैर ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर समझ ना आए तो उसको अपने डायग्राम से ड्रा कर लें। जिन बच्चों ने नहीं समझा हुआ उनको दोबारा मैं समझा दूँ। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन। First day of month is Monday, then 12th day of month is बेटा फर्स्ट डे हमारे पास मंडे है, ठीक है। 12th डे हमने फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, फर्स्ट के अंदर 7 को करेंगे ऐड, हमारे पास आंसर आ गया 8। मतलब 8 को भी हमारे पास कौन सा दिन है, मंडे है। अगर 8 को मंडे है तो 9 को ट्यूसडे, 10 को वेडनेसडे, 11 को और 12 को फ्राइडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। If a man travel 90 km in 1 hour, percent. अच्छा वो कह रहा है एक आदमी है वो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटा और 40 मिनट में तय करता है। बताएं वो 1 किलोमीटर कितने टाइम में तय करता है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है और वो टाइम कितना ले रहा है, 1 घंटा 40 मिनट। अगर मैं दूसरे लफ्जों में कहूँ तो वो 100 मिनट नहीं ले रहा, वो क्या ले रहा है, 100 मिनट ले रहा है, ठीक है। अगर वो 100 मिनट में 90 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है, हम ये देखना चाहते हैं कि वो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस तय करता है। हम क्या करेंगे, 90 को 100 पे डिवाइड कर देंगे, दैट सिंपल। क्या करेंगे, 90 को 100 पे करेंगे डिवाइड, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9 मिनट। ऐसे ही है, ये कुछ और है, ऐसे ही है। वो 0.9 मिनट में मतलब 1 मिनट के अभी यूँ समझ लें कि 50 सेकंड में वो तय कर रहा है। 0.9 मिनट। अगर 0.10 तो होता ही नहीं है, अगर यहाँ पे 10 आ जाता है, 9 के बाद नेक्स्ट डिजिट आ जाता है 10, तो वो क्या हो जाना है, 1 मिनट बन जाना है, ठीक है। अभी वो 0.9 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या कर रहा है, तय कर रहा है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला है तो पूछो। ये तो डिस्टेंस है सर, ये डिस्टेंस है, ये किलोमीटर में होगा ना, ये 0.9। वो पूछ क्या रहा है, सर क्वेश्चन बताओ। वो किलोमीटर पूछ रहा है कि 1 मिनट में वो कितने किलोमीटर करेगा। अच्छा वो ये पूछ रहा है, तो फिर बेटा क्या करना है आपने, फिर अपनी वैल्यू को चेंज करना है। आपने 100 को ऊपर रखना है और 90 पे डिवाइड करना है, ठीक है। 100 को ऊपर रखना है और 90 पे डिवाइड करना है, तो वो उसका कितना डिस्टेंस बनता है, 0.9 किलोमीटर। 0. ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा। नहीं सर ऐसे ही रहेगा। ऐसे आंसर कैसे आएगा सर, क्या आंसर आता है, पहले सर ने सही समझाया। वो लिखा है वो किलोमीटर में नहीं है, वो यार मीटर में ही है। किलोमीटर है कितने, 10 को 9 पे डिवाइड करो, क्या आंसर आता है, ये देखो ऑप्शन है। मोबाइल नहीं है इधर दे यार। बेटा, आवाज नहीं, आवाज हो गई। सर ने मिनट लिखा है, किलोमीटर 1.11 1.11। सर मैं सिर्फ ये कह रहा था कि सही कह रहा है तू सही कह रहा है, ऐसे ही होगा। 90 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय, ऐसे ही किया था पहले, जैसे ये दिमाग घूम गया। 90 डिवाइडेड बाय 100, 0.9 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 1 मिनट में तय कर रहा है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या लॉजिक समझ नहीं आया सर इसमें वो वो ऑप्शन टाइम पूछ रहे हैं, बस ये वो इसके ऑप्शन गलत है मेरे ख्याल में। हाँ ऑप्शन गलत है इसके। पता है क्या है, 90 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 100 मिनट में तय कर रहा है, ठीक है। हमने ये देखना है कि वो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस तय कर रहा है। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड कर देंगे। क्यों, S इज इक्वल टू VT हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले को हमने यूज किया, डिस्टेंस फार्मूले को। क्यों, क्योंकि उसने हमें स्पीड दी हुई है और टाइम उसने हमसे पूछा हुआ है। आ रही है समझ, यूँ समझ लें हमने इसकी स्पीड ही फाइंड करनी है, तो S को हम डिस्टेंस को किस पे डिवाइड कर देंगे, टाइम पे डिवाइड कर देंगे। इसका डिस्टेंस कितना था बेटा, 90, और
इसका टाइम कितना है ये 100, 90 को 100 पे किया डिवाइड और हमारे पास आंसर आ गया 0. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 80% ऑफ 90. जी बेटा 80% ऑफ 90. अच्छा बेटा ट्रिक बताई थी मैंने परसेंटेज के क्वेश्चन की, वो क्या है कि अगर दोनों लेटर के एंड पे क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो, तो नॉन जीरो डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करो. 0 आ रहा हो तो नॉन जीरो डिजिट को क्या कर देना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है. जब हम 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 72. तो इसका आंसर 72. बात की है ये समझ. अगर वो दो ऐसे डिजिट की परसेंटेज पूछे जिनके दोनों के एंड पे 0 आ रहा हो, इधर भी 0 है इधर भी 0 है, आपने क्या करना है 0 को 0 से काट देना है. यूं समझना है 0 नहीं है. 8 को 9 से कर लेना है मल्टीप्लाई. जो जवाब आएगा वो ही उसकी परसेंटेज. बात आई है समझ. तो इसका आंसर 72 ही है. अगर फर्ज कर लें आ जाता है 30% ऑफ 40. कैसे करेंगे जरा कौन बताएगा? 0 खत्म करा थी 0 12 खत्म से 4 3 का 12. आप बताओ. हाँ ये 0 खत्म हो जाएगी, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आ जाएगा 12 आ जाएगा. ठीक है. अगर आ जाता है हमारे पास 40% ऑफ 70. कैसे करेंगे? 7 4 से 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर. आगे इस बात की समझ. कितने क्वेश्चन हुए भाई? सर 40 हुए, 39 हुए अभी तक. 50 जब हो जाए तो मुझे जगा देना जी. नेक्स्ट 2 power x plus 2 power x is equals to 8. बेटा वो ये कह रहा है कि हम 2 की कौन सी पावर लें कि हमारे पास 8 आंसर. स्क्वायर. 2 ठीक है, सिंपल सी बात है. 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2. अब 2 की पावर 2 का मतलब ये है कि 2 जो है वो 2 टाइम अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है. क्या हो रहा है? अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है. क्लियर कर लें 2 की पावर 6 का मतलब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं है. 2 की पावर 6 का मतलब है कि 2 6 बार अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है. आगे बात की समझ. यहाँ पे 2 की पावर 2 का मतलब ये है कि ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, ये भी 4 प्लस ये भी 4. आंसर कितना आ गया 8 इज इक्वल टू 8. बात की समझ आई है ये? कोई नहीं है बेटा. ये देखे ना उसने कहा है कि x की हम कौन सी वैल्यू लें कि हमारे पास इन दोनों का आंसर 8 है. हमने x की वैल्यू ली 2. 2 की पावर 2 4. इस 2 की पावर 2 का आंसर क्या हो गया 4. 4 प्लस 4 कितना हो गया 8. मतलब हमने 2 की पावर 2 जो लिया है वो ठीक लिया है. x की वैल्यू हम कितनी रखेंगे यहाँ पे 2 रखेंगे. इसका करेक्ट आंसर है x इज इक्वल टू 2. हम यहाँ पे x की वैल्यू कितनी लेंगे 2 लेंगे तभी हमारे पास 8 जवाब आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा. तो आपने ये देखना यहाँ पे जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Sir, if 1 dozen pencil price is 27, then the price of 4 pencil is. ये कौन पूछ रहा था डजन वाला? वो अपने सर वाले सर. अच्छा ये देखे क्वेश्चन जरा. बेटा 1 डजन पेंसिल की कीमत है 27 और कितनी पेंसिल की कीमत मालूम करनी है? ये किसने कहा 4 पे डिवाइड? नहीं करेंगे. सर सिंपली 3 हिस्से कर ले दोनों के. तो जैसे 12 है तो उसके तीसरा हिस्सा 4 होगा, उसका हिस्सा तीसरा हिस्सा 9 हो जाएगा. इस बात की किसी को समझ आई? नहीं सर. क्लियर करके समझाओ. अपने अपनी लॉजिक. मैंने समझ. नहीं इस तरह समझ. मुझे समझ आ गई है लेकिन इनको समझाओ. इनको मैं ये कह रहा हूँ. डजन 1 डजन में 12 पेंसिलें होती हैं. ठीक है. 12 पेंसिलों की प्राइस है 27. जो 4 है 12 का कितना हिस्सा बनता है, कितना परसेंट बनता है? तीसरा. इसी तरह आप 27 का तीसरा हिस्सा क्या होगा 9 3 is 27. तो सिंपली 4 पेंसिलों की जो 9 आ जाए. जी आइए समझ. यस सर. हैं?
की बात है, आ गई है सर अगर 3 डजन दे रहे फिर रिपीट किया करना है वो हर क्वेश्चन अपनी उस लॉजिक के लिए आ सकते हैं। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है ना, इंसान के बच्चों का जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, वो ये है कि हम यहाँ पे पहले एक पेंसिल की कीमत मालूम करेंगे वो कितनी बनती है। ठीक है, जब हमें एक पेंसिल की कीमत पता चल जाएगी, फिर हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 5 से, जितने की हम उसने हमसे प्राइस मांगी हुई है, और हमारे पास प्राइस आ गया। लेकिन यहाँ पे चूंकि चक्कर चल जाता है इस तरीके में इशारिया वाला, यस सर, और आप लोगों को इशारिये से जान जाती है। ठीक है, तो भाई वाला तरीका भी मैं समझा देता हूँ और वो तरीका भी समझा देता हूँ जो आपको आसान लगे समझ लीजिए। वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक डज़न में जो पेंसिलों की तादाद होती है वो होती है 12। ठीक है, और उसने हमसे मांगा है 4 पेंसिलों की कीमत। मतलब ये है कि जो 4 है ना, वो 12 का तीसरा हिस्सा बनता है। कितना हिस्सा बनता है? तीसरा हिस्सा। कैसे? 4 1 बार 4 और 4 3 बार 12। अब हम क्या करेंगे, इन पेंसिलों की कीमत का भी तीसरा हिस्सा निकाल लेंगे। इन पेंसिलों की कीमत का भी तीसरा हिस्सा निकाल देंगे, क्योंकि ये पेंसिलों की कीमत 12 पेंसिलों की है। इस तरह हमने 12 पेंसिलों का तीसरा हिस्सा निकाला है ना, इसी तरह हम इनकी कीमत का भी तीसरा हिस्सा निकाल लेंगे। आ रही है समझ? तो इनकी कीमत है 27। 27 का जब हमने तीसरा हिस्सा निकाला तो हमारे पास क्या आंसर आ गया जी? 9। मतलब ये है कि 4 पेंसिलों की कीमत कितनी हो गई? 9। ये है वो जुगाड़। अगर किसी को समझ आ गया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो जो दूसरा तरीका है ना वो समझे। एक पेंसिल की कीमत फाइंड आउट करने का वो ये है कि 27 है बेटा टोटल पेंसिलें की कीमत। हमने मालूम करनी है एक पेंसिल की कीमत। हम क्या करेंगे, उनकी प्राइस को उनकी तादाद में डिवाइड कर दें। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं आपको देता हूँ 50 रुपया, मैं कहता हूँ कि 5 भाई आपस में बांट लो, 10 बांट लो, जितने भी हैं मर्जी। ठीक है, अगर आपने बांटने होंगे तो आप क्या करेंगे, प्राइस को अपनी तादाद पे डिवाइड करेंगे। मतलब 50 रुपया अगर 5 बंदों ने बांटना है तो 50 को 5 पे डिवाइड कर देंगे आप लोग, और जो आंसर आएगा वो एक बंदे का हिस्सा होगा। यहाँ पे टोटल पैसे हैं 27, उनके हकदार हैं 12, मतलब 12 पेंसिलें हैं। हमने एक के हिस्से की प्राइस मालूम करनी है। हम क्या करेंगे, उनकी प्राइस को उनकी तादाद पे डिवाइड कर देंगे, जो जवाब आएगा वो एक पेंसिल की प्राइस होगी। और अब यहाँ पे 27 को 12 पे डिवाइड कौन करे विदाउट कैलकुलेटर? अजाब तो यहाँ पे पड़ गया। ठीक है, उसका सोल्यूशन ये है, थोड़ा बात तो लंबी चौड़ी हो जाती है थोड़ा सा। अच्छा, उसको हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे मैं काम करने लगा हूँ 24 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 12। किसी को कोई मसला है इसमें? नहीं सर, क्योंकि 24 प्लस 3 इज इक्वल टू 27। बात फिर भी वही जा रही है। मैंने क्या किया, इनको थोड़ा सा तोड़ के लिख दिया है। ठीक है, 24 को अलग 12 पे किया है और 3 को अलग 12 दे दिया है, क्योंकि ये 12 इन दोनों का है। अब इस ये करने का मकसद क्या है, आपके लिए आसानी है। वो क्या, 12 1 बार 12 और 12 2 बार 24। यहाँ तक का आंसर कितना आ गया? 2 आ गया, प्लस 3 1 बार 3 और 3 4 बार 12। यहाँ तक का आंसर कितना आ गया? 1 डिवाइडेड बाय 4। अब हम क्या करेंगे, 2 के अंदर 1 डिवाइडेड बाय 4 को प्लस करेंगे। अब 1 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास बराबर है 0.25 के। मतलब ये 100 का चौथा हिस्सा कौन सा होता है? 25। 1 का चौथा हिस्सा कौन सा है? 25, 0.25। इसका मतलब ये है कि हमने 1 का चौथा हिस्सा मालूम करना है। तो मैं 1 डिवाइडेड बाय 4 की जगह पे 0.25 लिख रहा हूँ। आ रही है समझ? अब जब 2 के अंदर 0.25 प्लस किया तो एक पेंसिल की कीमत मेरा पुत्र आ रही है 2.25। हमने मालूम करनी है 4 पेंसिलों की कीमत। हम क्या करेंगे, 2.25 को 4 बार प्लस कर देंगे, ऐसी बात है, या इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करते हुए आपको फिर दुनिया जहान की मौत प्लस होकर पड़ जानी है, क्योंकि डेसिमल का
चक्कर है इसमें, ठीक है। तो मल्टीप्लाई के बगैर हम क्या करेंगे, 2.25 प्लस, अब मैं क्या करता हूँ 2.25, इनको मैं 4 बार ना प्लस कर लेता हूँ। अब देखिए बेटा, अब जो डेसिमल पॉइंट के बगैर वाला है उनको मैं अलग से काउंट करता हूँ और डेसिमल को अलग से काउंट करता हूँ। ये देखें, इशारिया से पहले 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 और ये वाला 2, ये 2 और 2 4, 4 और 2 8, 6 और 2 कितने हो गए 8, ठीक है। मतलब ये जो इशारिया के बगैर हमारे पास डिजिट थे उनका आंसर आ गया 8। अब मैं ये 0.5 को कैलकुलेटर 25 को काउंट करता हूँ, ये 25 और ये 25 कितना हो गया 0.5, ठीक है। ये 25 और ये 25, ये भी 0.5, मतलब ये टोटल 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1। इसका आंसर आ गया 1। अब मैंने इसके अंदर इसको ऐड किया तो आंसर क्या निकला जी 9। बात घूम फिर के उधर ही आई है, ठीक है, लेकिन तरीका मुख्तलिफ है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉलो करें, ये वाला करें क्या ये वाला सही है। बात 9 पे ही आके रुकनी है, ठीक है। अभी जो आज क्वेश्चन हमने समझे हैं, कितने क्वेश्चन है 22 से आगे कहाँ तक हम गए हैं 40 तक, 41 तक, यूँ समझ लें 42 तक 20 क्वेश्चन समझ लें, ठीक है। इनमें अगर कोई भी मसला है तो आप पूछें, जल्दी करें शाबाश। इन 20 क्वेश्चन में कोई थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो आप पूछिए, उसका भी समझाऊंगा, सबर वो आगे क्वेश्चन 88 रुपए है तो खुदा के बंदे अजाब है। इधर देखें 88 रुपए है, कितने दर्जन की कीमत 3, मतलब कितने बाल्टे हैं उसमें 36। हम 88 को 36 पे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, उनकी प्राइस को उनकी तादाद पे क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, सिंपल। अब इसको आपस में काट लें, इसका आंसर कितना आया 44, इसका आंसर 18, ये 9, ये 22, ठीक है। और आगे इसको काटे तो क्या आंसर आता है नहीं आता। खैर ये हमारे पास है जी 22 डिवाइडेड बाय 9, ये हमारे पास एक पेंसिल की कीमत है, यूँ समझ लिया 22 डिवाइडेड बाय 9, ये एक माल्टे की कीमत है। हमने कितने की कीमत मालूम करनी है, हाँ 9 की। तो बेटा 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और ये 9 और 9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और क्या आंसर आएगा 22। हो गई आसानी। अगर आप लोग सब्र करते तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए संभाल के रखा हुआ था, समझाना था। कोई बात नहीं जी 36 पेंसिलें और 80 वो है प्राइस उनकी, उनको भी आपस में काट लेना, क्या मुसीबत है इसमें। उसमें सर वो ज्यादा पॉइंट में चला जाता है, पॉइंट में तो जाना है, जाहिर सी बात है। ऐसे क्वेश्चन आते भी तो नहीं है ना, जो आपके लेवल के हैं, जो बगैर कैलकुलेटर के किए जा सकते हैं, वही आपको वो देता है। अगर करना भी पड़े तो इसमें क्या इशू है, 36 को 80 को 36 पे डिवाइड कर लें, जो आंसर आए सिंपल। आप इशारिया में ना जाए, ये देखे जरा, इस तरह मैं कोई इशारिया में गया हूँ, इसमें वो कर लेंगे ना, इशारिया में मैं को गया हूँ नहीं गया ना, हमें पता चल गया है कि इतना आंसर आता है, उसको उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर देगा, उस तरह से काट गया तो ठीक है, ठीक है। अब देखिए बड़ा, वो कह रहा है कि 80 है और इसको 36 पे करें, ये 40, ये 18, ये 20, ये 9। अब एक की कीमत है हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय 9, अब 26 की निकालें, ठीक है। अब इसको आप क्या कर लें 26 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। अगर आप इसको 26 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या कर लें, पहले 20 को 26 से मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर है उसको 9 पे डिवाइड कर लें, ये भी तो आंसर है। क्वेश्चन किस तरह भी हो सकता है। प्राइस ऑफ 80 पेंसिल इज 36, हाउ मेनी पेंसिल कम्स इन 26, यही क्वेश्चन है ना, जो भी मकदार है। ये बुक पूछ रहे 26 अच्छा 26 रुपए में कितनी पेंसिलें आएंगी बेटा, आप देखें ना प्राइस, और यहाँ पे ना आपको ऑप्शन देखने की जरूरत पड़ेगी। यस सर, सिंपली इसमें क्या होता है, ऑप्शन देखने की जरूरत पड़ती है। पहले आप पहला ऑप्शन अगर वो दे रहा है ना 3 पेंसिलें, तो आपने 3 की कीमत निकालनी है, वो अगर आ रही है 30, तो आपने उस ऑप्शन को रिजेक्ट कर देना। फिर आपने 4 वाले ऑप्शन, अगला ऑप्शन फर्ज कर ले 4 है, फिर आपने 4 की तरफ आना है। अगर 4 वाले का आंसर आ रहा है जी 36, आपने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। फिर आप आ गए 3 वाला, अगला ऑप्शन है हमारे पास 3,
आपने 3 को देखा, उसकी आंसर आ रहा है हमारे पास 26, तो आपने उसको सिलेक्ट किया। तो इसमें बेटा ऑप्शन को देखने की जरूरत पड़ती है ऐसे क्वेश्चन, ये इंशाल्लाह डिस्कस होंगे। अभी यहाँ तक तो मसला तो नो सर नहीं है। चलें आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चलो